नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोविड प्रोटोकॉल के साथ गुजरात के केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संसद और विधानमंडलों में स्वस्थ बहस को बढ़ावा देने पर जोर। कहा, सदन में उचित वातावरण बनाना पीठासीन अधिकारियों का दायित्व। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने किया पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित। संसद और विधानसभाओं में गतिरोध और असंसदीय व्यवहार पर जताई चिंता। कहा, सदनों की गरिमा को बनाए रखना पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी। पीठासीन अधिकारियों से नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र नवनिर्माण का संकल्प लेने का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया आह्वान। कहा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आदर्श तालमेल जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे सम्मेलन को संबोधित। विश्वविद्यालय सिर्फ उच्च शिक्षा का ही केंद्र नहीं, बल्कि ऊंचे संकल्पों और लक्ष्यों को साधने की ऊर्जा भूमि भी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कौशल विकास को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर जोर। और केंद्रीय कैबिनेट ने दी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी। टेलीकॉम सेक्टर में भी होगा 2,400 करोड़ रुपए का निवेश। और बुलेटिन में सबसे पहले बात अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की, जिसकी आज गुजरात के केवड़िया में शुरुआत हो गई है। गुजरात के केवड़िया में आज से 2 दिन के 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत हो गई। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छाया में हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान कई सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बुधवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 26 नवंबर को सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में करीब 26 पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन में विधायिका और कार्यपालिका की जनता के प्रति संवैधानिक जवाबदेही को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने पर भी विचार किया जाएगा। 26 नवंबर देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाने के 71 साल पूरे हो जाएंगे। इस तरह ये सम्मेलन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित है। संविधान दिवस के मौके पर सभी प्रतिभागी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी करेंगे। गुजरात ने पिछली बार जनवरी 2016 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की थी। इससे पहले 1973 और 1992 में भी ये कार्यक्रम गुजरात में आयोजित हो चुका है। पिछले साल ये सम्मेलन उत्तराखंड में हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को संसद और विधानसभाओं में स्वस्थ बहस करनी चाहिए और असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और ये पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वो सदन में इसके लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं। राष्ट्रपति ने गुजरात के केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद ना बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य, सहयोग और सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का ये दायित्व है कि वो सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। पीठासीन अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं और शिष्ट संवाद तथा चर्चा को प्रोत्साहित करें। पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति भी होती है। सदन के अध्यक्ष का आसन उनकी गरिमा और दायित्व दोनों का प्रतीक होता है, जहां बैठकर वह पूरी निष्पक्षता और न्याय भावना से कार्य करते हैं। निष्पक्षता और न्याय भावना से काम करना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता की भलाई के लिए सर्वाधिक प्रभावी माध्यम साबित हुई है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों और पीठासीन अधिकारियों को जनता की भलाई, देश की तरक्की के लिए मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के कल्याण का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडल का सदस्य होना अपने आप में सभी के लिए गौरव की बात है। सभी सदस्यों को और पीठासीन अधिकारियों को जनता की भलाई तथा देश की तरक्की के लिए एक दूसरे की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। पीठासीन अधिकारियों की गरिमा का ध्यान रखने से सांसदों और विधायकों का अपना सम्मान भी बढ़ता है और लोगों के मन में संसदीय लोकतंत्र के प्रति आदर भाव भी बना रहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद और विधानमंडलों का अहम योगदान है, जिसका लक्ष्य लोक कल्याण है, विशेष रूप से पिछड़ों और वंचितों का उत्थान है। उनका विश्वास है कि शासन के तीनों अंग मिलकर इस ध्येय को हासिल करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः लोक कल्याण, विशेष रूप से गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान और देश की प्रगति के परम ध्येय से संचालित होती है। मेरा विश्वास है कि शासन के तीनों अंग मिलकर इस ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है। उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श से निकले निष्कर्षों को अपनाकर लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। और अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सदन के भीतर और बाहर सांसदों और विधायकों के संसदीय आचरण पर भी चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि सदन में बार बार होने वाले व्यवधानों से विधायिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उपराष्ट्रपति ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों और विधायकों की बढ़ती संख्या, चुनाव में बढ़ते धन के इस्तेमाल पर निराशा जताई। उपराष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारियों से सभी विधानसभाओं में समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया। Both the House of Parliament, where they have taken a solemn pledge, but this is followed more in violation. Citing frequent disruption of the question hour, it was shifted from 11 a.m. to 12 noon in 2014 in the Rajya Sabha. During 2010-14, only 32.39% of the question hour time was made use of, while 67.61% of the valuable question hour time was lost due to disruptions and forced adjournment. Not this particular regime, this tenure or earlier tenure. But after question hour was shifted, only 26.25% of the question time was availed in the next year, 2015. For the 5-year period, 2015 and 19, only 41.39% of the question hour time was made use of. Through this is an effective instrument to take on the government to task by asking important questions for oral replies from the government, which is an important part of the oversight function of the House. In fact, over the last 30 years,
utilization of question hour time has been declining. This is a matter of serious concern. पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में संस्थानों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष संवैधानिक परंपराओं को सशक्त बनाने की दिशा में पीठासीन अधिकारियों की प्रतिबद्धता की सराहना भी की। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अपने स्वागत भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आदर्श समन्वय आवश्यक है। तीनों संस्थाओं का मकसद जनता के हितों का संरक्षण है। तीनों के पास काम करने के लिए पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व और देश के लोकतंत्र के सतत विकास के लिए ये विषय आज के संदर्भ में समसामयिक है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं, प्रावधानों और लोकतांत्रिक मानदंडों में सुधार के जरिए संवैधानिक संस्थाओं के मतभेद का समाधान पाया जा सकता है। हम सबका मकसद जनता के हितों का संरक्षण करना ही है। अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रक्रियाओं में सुधार और उसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से इस अवसर पर नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। 1921 में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। निर्माण से लेकर आज तक भारतीय संविधान ने 71 साल का लंबा सफर तय किया है। इस स्वर्णिम यात्रा को रोचक तरीके से प्रदर्शित करती प्रदर्शनी का आज गुजरात के केवड़िया में उद्घाटन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका अनावरण किया। उन्होंने इस मौके पर विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। कोरोना संकट के बीच हो रहे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई एहतियाती उपाय किए गए हैं, जिससे सम्मेलन के दौरान कोविड-19 संक्रमण को रोका जा सके। गुजरात के केवड़िया में चल रहे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। राज्य प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारी कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करने में लगे हैं। इसके तहत प्रतिभागियों से सम्मेलन में शामिल होने के 72 घंटे पहले RT-PCR परीक्षण कराने को कहा गया है। इसके साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधाएं कार्यक्रम स्थल में उपलब्ध हैं। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव होने के बाद भी किसी में लक्षण दिखते हैं तो उनका RT-PCR परीक्षण किए जाने की व्यवस्था है। स्वास्थ्य की जांच की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। थर्मल गन और थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रतिभागियों को हैंड सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए जा रहे हैं। कोई भी अगर हेल्थ रिलेटेड अगर कोई घटना घटता है तो यहाँ पर सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पर जो है मास्क वगैरह का भी बहुत व्यवस्था है। सभी लोगों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। तो अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पूरा एक हॉस्पिटल सेटअप जैसा हम फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सम्मेलन में स्थल पर आने जाने और बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल की इस यात्रा में यहां से निकले व्यक्तित्व राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, राज्यपाल बने। विज्ञान का क्षेत्र हो या न्याय का, राजनीति हो या प्रशासनिक, शैक्षणिक हो या सांस्कृतिक या फिर खेल का क्षेत्र, हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय ने संवारा है। साथियों, यूनिवर्सिटी सिर्फ उच्च शिक्षा का केंद्र भर नहीं होती। ये ऊंचे लक्ष्यों, ऊंचे संकल्पों को साधने की शक्ति को हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा भूमि होती है, प्रेरणा भूमि होती है। यह हमारे कैरेक्टर के निर्माण का,
हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा स्थली भी है। यूनिवर्सिटी के शिक्षक साल दर साल अपने स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक और फिजिकल डेवलपमेंट को निखारते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद हमने सोच बदली, तौर तरीका बदला। उन्होंने कौशल विकास को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का है। सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF में 6,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। NIIF में 6,000 करोड़ रुपए के सरकारी निवेश का प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत में घोषित आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज का हिस्सा है। ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें आज के कैबिनेट ने निर्णय किया कि 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पहले तो 6,000 करोड़ सरकार देगी, 7,000 करोड़ रुपए ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो खुद इक्विटी के रूप में लोगों से लाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा अब नहीं होगी। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में 2,400 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। ब्रिक्स देशों के साथ खेल मंत्रालय के खेल संबंधी समझौते को भी मंजूरी मिली है। So Lakshmi Vilas Bank will be amalgamated with Development Bank India Limited, a private bank. The 20 lakh depositors and 20,000 crore deposits are now fully secured. They need not worry. They need not rush. Their deposits are in the best hands, which is a stable bank, a prosperous bank, which has an international presence, which has a very strong balance sheet, which has capital adequacy. और कोविड अपडेट की बात करेंगे। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जिन राज्यों में पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा है वहां दफ्तरों की टाइमिंग और अन्य उपाय लागू करने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सर्विलांस टीम घर घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन भी सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार 18वें दिन 50,000 से नीचे दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में करीब 44,000 नए मामले सामने आए। वहीं 38,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक 86 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।
देश में कोविड मामलों के पॉजिटिव होने की दर में गिरावट दर्ज की गई है, जो ये दर्शाता है कि संक्रमण के प्रसार की दर प्रभावी रूप से सीमित है। पॉजिटिव मामलों की घटती प्रवृत्ति देश में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं के व्यापक विस्तार का प्रमाण है। पिछले 24 घंटे में 44,376 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 4,44,000 के करीब हैं, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 4.82% है और ये 5% से नीचे बना हुआ है। वहीं रिकवरी रेट 93.72% है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 37,816 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 86,42,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की मौत के साथ अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोविड-19 की जांच करने के बुनियादी ढांचे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे जांच की संख्या में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में 11,59,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही कुल जांच का आंकड़ा 13.5 करोड़ के पार पहुंच चुका है। चक्रवाती तूफान निवार थोड़ी देर बाद तमिलनाडु के कराईकल और महाबलीपुरम के बीच टकराने वाला है। वहीं तूफान देर रात कलपाक्कम और पुदुचेरी के नजदीक लैंडफॉल करेगा। इसके असर से 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में आए भीषण चक्रवाती तूफान निवार के तट से टकराने से पहले तमिलनाडु में समुद्र तट पर तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान को देखते हुए यहां से 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं पुदुचेरी में करीब 1,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। चक्रवात निवार की वजह से आज सुबह तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश हुई। साथ ही 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने से कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुग्राम के एक अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 71 साल के अहमद पटेल करीब 1 महीने पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। गुजरात से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वो एक दक्ष सांसद थे, जिनके पास राजनीतिक कौशल के साथ साथ जननेता का आकर्षण था। उनका सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व ही था, जिसकी वजह से हर राजनीतिक दल में उनके मित्र थे। उनके परिजनों और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल के निधन का समाचार पाकर स्तब्ध हूँ। वरिष्ठ सांसद पटेल अपने संसदीय अनुभव, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए जाने जाते थे। ईश्वर दिवंगत पूर्ण आत्मा को शांति और उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाने वाले पटेल की कांग्रेस को मजबूत बनाने में भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखा है कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल जी का निधन दुखद है। वे सभी से मधुर संबंध रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सभी दलों के नेताओं से सद्भावना थी। उनके निधन से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसकी पूर्ति असंभव है। मेरी संवेदनाएं सभी परिजनों के साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक संदेश में लिखा है कि अहमद पटेल के रूप में मैंने एक सहयोगी खो दिया है, जिसका सारा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित था। 80 के दशक में भरूच कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अहमद पटेल 1977 में चुनाव जीतकर पहली बार यहां से सांसद बने। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन एक बार भी मंत्री नहीं बने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।